सुनो वो आगे। हम लोग तिरिक्ष में पढ़े थे कि उदय प्रकाश जी के पिताजी जो थे, लेखक के पिताजी, वो शहर गए हुए हैं। किस लिए? वकालत उनको वारंट आया है, सम्मन आया है उसकी पेशी के लिए। और पेशी के लिए जाते हैं तो उनको धतूरा रास्ते में पिलाया गया है। उनको पता है कि 24 घंटे में तिरिक्ष का जो असर है फिर वापस आ जाता है। तो उसका जो राम अवतार पंडित जी थे, उनका उपाय सोचे थे कि अगर धतूरा पीस कर पिला दिया जाए तो आदमी बच सकता है। धतूरा पिलाने के कारण लेखक के पिताजी शहर में उतरकर इधर उधर भटकते हैं। उनको पता है कि मेरे पिताजी हैं जो शहर में वो घूमते होंगे, उनको ज़रा से भी पूछने में बहुत दिक्कत होती है। वो बहुत दिल के सीधे साधे आदमी हैं। ध्यान से सुनो बुआ। लेखक के जो पिताजी होते हैं वो अदालत में पेश होने के लिए, शहर में जाने के लिए इधर उधर से भटकते हैं। भटकते भटकते वो एक बैंक में, SBI बैंक में घुस जाते हैं, जहाँ पे उन्हें बहुत मार पड़ती है। और वहाँ उनको इतनी मार पड़ती है कि कपड़ा उपड़ा सब, होठ सब फट जाता है। कल ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। ये लेखक जो हैं उदय प्रकाश जी ऐसा सोच रहे हैं। है बुआ, ध्यान दो। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद यानी 11:30 बजे से लेकर 1 बजे के बीच पिताजी कहाँ कहाँ गए इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती। हाँ, स्टेट बैंक के बाहर पान की दुकान लगाने वाले बुन्नू ने एक बात बताई थी, हालांकि इस बारे में वह पूरी स्पष्ट नहीं था। या हो सकता है स्टेट बैंक के कर्मचारियों के डर से वह साफ साफ बतलाने से कतरता। पान वाला बोल रहा है कि हम बता देंगे तो बाद में हमें स्टेट बैंक वाले आदमी हमसे उलझेगा। बुन्नू ने बतलाया था कि स्टेट बैंक के बाहर निकलने के शायद वह जोर डाल रहा था। पिताजी ने कहा कि उनके रुपये और कागजात बैंक के कर्मचारियों ने छीन लिए हैं, लेकिन बुन्नू का कहना था कि हो सकता है पिताजी ने कोई और बात कही हो, क्योंकि वे ठीक से बोल नहीं पा रहे थे। उनका निचला होंठ काफ़ी फट गया था, मुंह से लार भी बह रही थी और उनका दिमाग सही नहीं था। मेरा अंदाज़ा है कि इस समय तक पिताजी पर काढ़े का असर ज़्यादा हो चुका था। हालांकि पंडित राम अवतार इस बात से इनकार करते हैं। उनका कहना था कि धतूरे के बीज तो होली के दिनों में भांग के साथ भी घोटे जाते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि आदमी पूरी तरह पागल ही हो जाए। पंडित राम अवतार का कहना है कि या तो तिरिक्ष का जहर उस समय पिताजी के शरीर में चढ़ना शुरू हो गया था और उनका नशा उनके दिमाग तक पहुंचने लगा था, या फिर संभव है कि जब स्टेट बैंक में पिताजी को थापा चौकीदार और चपरासियों ने मारा पीटा था, तब उनके सिर के पीछे तरफ कोई चोट लग गई हो और उस धक्के से उनका दिमाग सनक गया हो। लेकिन मुझे लगता है कि उस समय तक पिताजी को थोड़ा बहुत होश था और वे पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह वे शहर के बाहर निकल जाएं। शायद रुपये और कागजात बैंक में छीने जाने की वजह से उन्होंने सोचा हो कि अब यहाँ रहने का कोई मतलब भी नहीं है। उन्होंने शायद एक आध बार सोचा भी होगा कि वापस बैंक जाकर अपने कागजात तो कम से कम मांग लें, फिर ऐसा कहने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ी होगी। वे डर गए होंगे। उन्हें उनके जीवन में पहली बार इस तरह से मारा गया था, इसलिए वे ठीक से सोच पाने में सफल नहीं हो पा रहे थे। उनका शरीर बहुत दुबला था और बचपन में ही उन्हें एपेंडिसाइटिस की शिकायत थी। यह भी हो सकता है कि उस वक्त उन पर कोढ़े का असर इतना ज़्यादा हो गया हो कि वे एक चीज़ पर देर तक सोच नहीं पा रहे थे और दिमाग में हर पल पैदा होने वाले छोटे छोटे बुलबुलों जैसे विचारों या नए नए झटकों के वश में आकर इधर से उधर चल पड़ते हो। लेकिन मैं यह जानता हूँ, मुझे अच्छी तरह से महसूस होता है कि उनके दिमाग में घर लौट आने और शहर से बाहर निकल जाने की बात एक अस्थाई, बार बार कहीं अंधेरे से उभरने वाली, भले ही बहुत क्षीण और बहुत धुंधली बात जरूर रही होगी। लेखक के पिताजी शहर के चकाचौंध में इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन लेखक को पता है कि उनके दिमाग में कितने भी नशा चढ़ा हो,
कितने भी नशा चढ़ा हो, उनके दिमाग में शहर से बाहर निकलने की वो जो दौड़ है वो चल रही होगी। वो सोच रहे होंगे कि हम इस बीमारी में भी कहीं ना कहीं शहर से बाहर जाए। उस हालत में भी पिताजी लगभग सवा बजे शहर के पुलिस थाना पहुंचे थे। शहर के बाहरी छोर पर सर्किट हाउस के पास बने विजय स्तंभ के पास। आश्चर्य है कि थाने से बमुश्किल 1 किलोमीटर दूर अदालत पहुंच सकते थे। समझ में यह नहीं आता कि पिताजी अगर यहां तक पहुंचे थे, क्या तब तक उनके दिमाग में अदालत जाने की बात रही भी होगी? उनके कागजात तो नहीं रह गए थे। थाने के SHO राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि उस वक्त 1:15 हुए थे। लेखक थाने में भी पहुंचे हैं। वे घर से लाए गए टिफ़िन को खोलकर लंच लेने की तैयारी कर रहे थे। आज टिफ़िन में पराठों के साथ करेले रखे हुए थे। करेले वे खा नहीं पाते और इसी उलझन में वे थक हुए थे कि अब क्या करें। तभी पिताजी वहां आ गए थे। उनके शरीर पर कमीज नहीं थी, पैंट फटी हुई थी। लगता था कि वे कहीं गिरे होंगे या किसी वाहन ने उन्हें टक्कर मारी होगी। थाने में उस वक्त एक ही सिपाही गजाधर प्रसाद शर्मा था। सिपाही का कहना था कि उसने सोचा कि शायद कोई भिखमंगा थाने में घुस आया है। उसने आवाज़ भी दी, लेकिन पिताजी तब तक SO राघवेंद्र प्रताप सिंह की टेबल तक पहुंच चुके थे। SHO ने कहा कि करेलों की वजह से वैसे भी उनका मूड ऑफ था। 13 साल के विवादित जीवन के बावजूद पत्नी यह नहीं जान पाई थी कि उन्हें कौन सी चीज़ें बिल्कुल नापसंद है, इतनी नापसंद कि वे उन चीज़ों से घृणा करते हैं। उन्होंने जैसे ही निवाला मुंह में रखा, पिताजी बिल्कुल उनके करीब पहुंच गए। पिताजी के चेहरे और कंधों के बीच उल्टी लगी हुई थी और उसकी बहुत तेज गंध उठ रही थी। SHO ने पूछा कि क्या बात है, तो जवाब में पिताजी ने जो कुछ कहा उसे समझना बहुत मुश्किल था। SHO राघवेंद्र प्रताप सिंह बाद में पूछते रहे थे कि अगर उन्हें मालूम होता कि यह आदमी बकेली ग्राम का प्रधान और भूतपूर्व अध्यापक है तो वे उसे थाने से ही कम से कम 2-4 घंटे बिठा लेते, बाहर न जाने देते। लेकिन उस समय उन्हें लगा कि यह कोई पागल है और उन्हें खाते हुए देखकर यहाँ तक घुस आया है। इसलिए उन्होंने सिपाही गजाधर शर्मा को गुस्से में आवाज़ दी। सिपाही पिताजी को घसीटता हुआ बाहर ले आया। गजाधर शर्मा का कहना था कि उसने पिताजी के साथ कोई मारपीट नहीं की थी और उसने देखा कि जब वे थाने आए थे तब उनका निचला होंठ फटा हुआ था। ठुड्डी पर कहीं रगड़ा खाकर गिरने से खरोच के निशान थे और कुहनियाँ छिली हुई थी। वे कहीं न कहीं जरूर गिरे थे। यह कोई नहीं जानता था कि थाने से निकलकर लगभग 1.5 घंटे पिताजी कहाँ कहाँ भटकते रहे। सुबह 10:07 पर जब वे शहर आए थे और मिनर्वा टॉकीज के पास वाले चौराहे पर ट्रैक्टर से उतरे थे, तब से लेकर अब तक उन्होंने कहीं पानी पिया था या नहीं, इसे जानना मुश्किल है। इसकी संभावना भी कम नहीं बनती है। हो सकता है तब तक उनका दिमाग इस काबिल न रह गया हो कि वे प्यास को याद रख सके। लेकिन अगर वे पुलिस थाने तक पहुँचे तो उनके मस्तिष्क में नशे के बावजूद कहीं बहुत कमज़ोर सा अंधेरे में डूबा यह ख्याल रहा होगा कि वे किसी तरह अपने गांव जाने का रास्ता पूछ लें, ठीक है, या उस ट्रैक्टर का पता पूछे या फिर अपने रुपये और अदालती कागजात छीन जाने की रिपोर्ट वहां लिखा दे। ये बात समझिएगा, लेखक हर वो जगह घूम रहा है जहां पर उनके पिताजी चक्कर काटे हुए हैं और हर वो महसूस कर रहे हैं जो उनके पिताजी के साथ घटना घटा है। यह सोचने के करीब पहुंचना ही बुरी तरह से बेचैन कर डरने वाला है कि उस समय पिताजी सिर्फ तिरिच के जहर और धतूरे की नशे के खिलाफ ही नहीं लड़ रहे थे, बल्कि हमारे मकान को बचाने की चिंता भी कहीं उनके नशे की नींद में से बार बार सिर उठा रही थी। शायद उन्हें अब तक लगने लगा हो कि सब कुछ जो हो रहा है सिर्फ एक सपना है। पिताजी इससे जागने और बाहर निकलने की कोशिश करते रहे होंगे। 2:15 बजे के आसपास पिताजी को शहर के बिल्कुल उत्तरी छोर पर बसी सपने संपन्न कॉलोनी इतवारी कॉलोनी से घसीटते हुए देखा गया था।
कॉलोनी सरफरा के जोहड़ियों PWD के बड़े ठेकेदार और रिटायर्ड अफसरों की कॉलोनी थी। कुछ समृद्ध पत्रकार कभी भी वहां ठहरते थे। यह कॉलोनी हमेशा शांत और घटनाहीन रहती थी। जिन लोगों ने यहाँ पिताजी को देखा था उन्होंने बताया कि उस वक्त उनके शरीर में सिर्फ एक पट्टेदार जंघिया बचा था जिसका नाड़ा शायद टूट गया था और वे उसे अपने बाएं हाथ से बार बार संभाल रहे थे। जिसने भी उन्हें वहां देखा उसने यही समझा कि कोई पागल है। कुछ ने कहा कि वे बीच बीच में खड़े होकर जोर जोर से गालियां बकने लगे थे। बाद में उसी कॉलोनी में रहने वाले रिटायर्ड तहसीलदार सोनी साहब और शहर के बड़े अखबार के विशेष संवाददाता और कवि सत्येंद्र थपलियाल ने बताया कि उन्होंने पिताजी के बोलने को ठीक से सुना था और दरअसल वे गालियां नहीं बक रहे थे बल्कि बार बार कह रहे थे, मैं राम स्वारथ प्रसाद, एक्स हेडमास्टर एंड विलेज एंड ऑफ ग्राम बकेली। कवि पत्रकार थपलियाल साहब ने दुख जाहिर किया। दरअसल उसी समय वे अमेरिकी दूतावास की किसी खास पार्टी में संगीत सुनने दिल्ली जा रहे थे, इसलिए जल्दबाजी में वहाँ चले गए। हाँ, तहसीलदार सोनी का कहना था कि मुझे उस आदमी पर बहुत तरस आया और मैंने लड़कों को डांटा भी, लेकिन 2-3 लड़कों ने कहा कि आदमी राम रतन सर्राफ की बीवी और साली पर हमला करने वाला था। तहसीलदार ने कहा कि ऐसा सुनने के बाद उन्हें भी लगा कि हो सकता है कि कोई बदमाश हो और नाटक कर रहा हो। लड़के उन्हें तंग करने में लगे थे और पिताजी बीच बीच में जोर जोर से बोलते थे, मैं राम स्वारथ प्रसाद, एक्स स्कूल हेडमास्टर। देखिए शहर की विडंबना है ना, इस शहर में किसी को कोई सुनने वाला नहीं होता है बाबू। अगर हिसाब लगाया जाए तो मिनारवा टॉकीज के पास वाला चौराहा जहां पिताजी ट्रैक्टर से सुबह 10:07 पर उतरे थे, वहां से लेकर देशबंधु मार्ग का स्टेट बैंक, फिर विजय स्तंभ के पास थाना और शहर के बाहरी उत्तरी छोर पर बसी इतवारी कॉलोनी को मिलाकर वे अब लगभग 30-32 किलोमीटर की दूरी तक भटक चुके थे। सोच लो, पैदल 30-32 किलोमीटर। ये जगह ऐसी है जो कि एक ही दिशा में नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि पिताजी की दिमागी हालत यह थी कि उन्हें ठीक ठीक कुछ सूझ नहीं रहा था और वे अचानक ही किसी भी तरह चल पड़ते थे। जहाँ तक सर्राफ की पत्नी और साली पर हमले करने की बात है, जिसे थपलियाल साहब सच मानते हैं, मेरा अनुमान है कि पिताजी उनके पास या तो पानी मांगने गए होंगे या बकेली जाने वाली सड़क के बारे में पूछने। उस एक पल के लिए पिताजी को होश जरूर रहा होगा, लेकिन इस हुलिये के आदमी को अपने इतना करीब देखकर भी औरतें डरकर चीखने लगी होंगी। वैसे पिताजी को दाहिनी आंख के ऊपर भौं पर जोर से चोट लगी थी जिसका खून रिसकर उनकी आंखों पर आने लगा था। वह चोट उनको इतवारी कॉलोनी में लगी थी, क्योंकि बाद में लोगों ने बताया कि लड़के बीच बीच में ढेले मार रहे थे। वह जगह इतवारी कॉलोनी से बहुत दूर नहीं है। जिस जगह पिताजी को सबसे ज़्यादा चोटें लगी, नेशनल रेस्टोरेंट नाम के एक सस्ते से ढाबे के सामने की खाली जगह पिताजी घिर गए थे। इतवारी कॉलोनी से लड़कों का जो झुंड उनके पीछे पड़ गया था, उसमें कुछ बड़ी उम्र के लड़के भी शामिल हो गए थे। नेशनल रेस्टोरेंट में काम करने वाले नौकर सत्ते का कहना था कि पिताजी ने गलती यह की थी कि बार बार उन्हें गुस्से में आकर भीड़ पर ढेले मारने शुरू कर दिए थे। शायद उन्हीं एक का बड़ा सा ढेला 7-8 साल के लड़के विकी अग्रवाल को लग गया था, जिसे बाद में कई टाके लगे थे। सत्ते का कहना था कि इसके बाद झुंड ज़्यादा खतरनाक हो गया था। वे हल्ला मचा रहे थे और हर तरफ पिताजी पर पत्थर मार रहे थे। शहर में जाने पर क्या क्या होता है, ये एक अपने आप से सोच रहे हैं लेखक कि शहर में गए तो क्या हुआ है। सोच लो 30-32 किलोमीटर बिना कपड़े के घूमे हैं और अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पहुँचे हैं, तो लोग बता रहा है ना। ढाबे के मालिक सरदार सतनाम सिंह ने बताया कि उस वक्त पिताजी के जिस्म पर सिर्फ पट्टे वाली की चड्डी थी। दुबले शरीर की हड्डियां और छाती से सफ़ेद बाल बिखर गए थे। दाहिनी आंख के ऊपर और निचले होंठ से खून बह रहा था। पढ़ाई की छोड़ दे, सुनो, हल्ला मत करो।
सतनाम सिंह ने दुख और पछतावे के साथ कहा, मेरे को क्या मालूम था कि यह आदमी सीधा साधा इज्जतदार साख सरूख का इंसान है और नसीब के फेरे में इसकी ये हालत हो गई है। वैसे ढाबे में कप प्लेट धोने वाले नौकर हरि का कहना था कि बीच बीच में पिताजी भीड़ को अंड संड गालियाँ देकर ढेले मारने लगे थे। आधा आओ सुअरों, आओ एक एक कर को मार डालूंगा वालों तुम्हारी वाले की। लेकिन मुझे संदेह है कि पिताजी ने ऐसी कोई गाली दी होगी, हमने कभी उन्हें गाली देते नहीं सुना था। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ क्योंकि पिताजी को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। इस समय तक उन्हें कई बार लगा होगा कि उनके साथ जो कुछ हो रहा है वह वास्तविकता नहीं है, एक सपना है। पिताजी को ये सारी घटनाएं उल्फ जलूल उटपटांग और बेमतलब लगी होगी। वे इस सब पर अविश्वास करने लगे होंगे। उन्होंने सोचा होगा कि अब क्या बकवास है, वे तो गांव से शहर आए ही नहीं हैं, उन्हें किसी तिरिक्ष ने नहीं काटा, बल्कि तिरिक्ष तो होता ही नहीं है। सुनो, तिरिक्ष तो होता ही नहीं है, एक मनगढ़ंत और अंधविश्वास है। और धतूर का काढ़ा पीने की तो बात हास्यास्पद है, वह भी एक तेली के खेत में उनका पौधा खोजकर। उन्होंने सोचा होगा और पाया होगा कि भला उन पर कोई मुकदमा क्यों चलेगा, उन्हें अदालत में जाने की क्या ज़रूरत है। मैं जानता हूँ सुरंग जैसा लंबा सम्मोहक लेकिन डरावना सपना जैसा मुझे आता था, पिताजी को भी आता रहा होगा। मेरा और उनकी बहुत सी बातें बिल्कुल मिलती जुलती थी। मुझे लगता है कि इस समय तक पिताजी पूरी तरह से मान चुके हैं और यह जो कुछ हो रहा होगा झूठ या अवास्तविक है, इसलिए वे बार बार उस सपने में जागने की कोशिश करते रहे होंगे। अगर वे बीच बीच में ज़ोर ज़ोर से कुछ बोलने लगते थे या शायद गालियाँ बकने लगते थे तो इसकी कठिन कोशिश कि वे उस आवाज़ के सहारे उस दुख स्वप्न से बाहर निकल आए। नेशनल रेस्टोरेंट के नौकरों और मालिक सरदाम संताम ने बताया कि उनके अनुसार यह जगह पर पिताजी को बहुत चोटें आई थी। उनकी कनपट्टी, माथे, पीठ और शरीर के दूसरे हिस्सों पर कई ईंट और ढेले आकर लग गए थे। सड़क का ठेका लेने वाला ठेकेदार अरोड़ा के 20-22 साल के लड़के संजू ने उन्हें 2-3 बार लोहे की रॉड से भी मारा था। सत्य का कहना था कि इतनी चोटों से कोई भी आदमी मर सकता था। मुझे यह सोचकर एक अजीब सी राहत मिलती है और मेरी फंसती हुई सांसें फिर से ठीक हो जाती है कि उस समय पिताजी को कोई दर्द महसूस नहीं होता रहा होगा, क्योंकि वे अच्छी तरह से पूरी तार्किकता और गहराई के साथ विश्वास करने लग गए होंगे कि यह सब सपना है। जैसे ही वे जागेंगे सब ठीक हो जाएगा, या नीचे फर्श पर सोते हुए मैं छोटी बहन दिख जाएंगे, या गौरैया का झुंड हो सकता है कि उन्हें बीच बीच में इस अजीबोगरीब पर हंसी आई होती। तो पता चला कि इतने रॉड से मारने पर भी एक आदमी की मृत्यु हो सकती है, लेकिन लेखक को लग रहा होगा कि हो जाए कि यह सपना हो और पिताजी ठीक हो और आँख खुले तो पता चले कि छोटी बहन उसके सामने है, गौरैया की आवाज़ है, झुंड है। अगर पिताजी ने गुस्से में लड़की की तरफ खुद भी ढेले मारने शुरू कर दिए तो इसके पीछे पहली वजह तो यह थी कि उन्हें यह बहुत अच्छी तरह से पता था कि ढेले सपने के भीतर जा रहे हैं और इससे किसी को कोई चोट नहीं आएगी। यह भी हो सकता है कि पूरी ताकत से ढेला मारकर वे उत्सुकता और बेचैनी से यह इंतजार करते होंगे जैसे कि वह जाकर किसी लड़के के सिर से टकराएगा, उसका माथा नष्ट होगा और एक ही झटके में वे सपने के टुकड़े टुकड़े बिखर जाएंगे और चारों ओर से वास्तविक संसार की बेतहाशा रोशनी अंदर आने लगेगी। उनका जोर जोर से चीखना भी दरअसल गुस्से के कारण नहीं था, वह असल मुझे छोटी बहन को, माँ को या किसी को भी पुकार रहे थे। अगर वे अपने आप ही सपने से जग जाने में सफल न भी हो पाए तब भी कोई आकर उन्हें जगा दे। एक सबसे बड़ी विडंबना भी इसी बीच हुई। हमारे गांव की ग्राम पंचायत के सरपंच और पिताजी के बचपन के पुराने दोस्त पंडित कंधई राम तिवारी लगभग 3:30 बजे नेशनल रेस्टोरेंट के सामने सड़क से गुजर रहे थे। वे रिक्शे पर थे। सामने इकट्ठे भीड़ को देखा और उन्हें यह भी पता चल गया कि वहां पर किसी आदमी को मारा जा रहा है। उनकी यह इच्छा हुई कि वहां जाकर देखें कि आखिर मामला क्या है। उन्होंने रिक्शा रुकवा भी लिया, लेकिन उनके पूछने पर किसी ने कहा कि कोई पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया है जो पानी की टंकी में जहर डालने जा रहा था, उसे ही लोग मार रहे हैं। ठीक इसी प्रकार समय पंडित कंधई राम को गाँव जाने वाली बस आती हुई दिखी और उन्होंने रिक्शे वाले से अगले चौराहे तक
तक जल्दी जल्दी रिक्शा बढ़ाने के लिए कहा। गांव जाने वाली यह आखिरी बस थी। उन्होंने रिक्शे वाले से अगले चौराहे तक जल्दी जल्दी रिक्शा बढ़ाने के लिए कहा। गांव जाने वाली ये जो बस थी आखिरी थी। अगर उस बस के आने में 3-4 मिनट भी देर हो जाती तो निश्चित ही वहां जाकर पिताजी को देखते और उन्हें पहचान लेते। राज्य परिवहन की वह बस, आगे देखो, उस बस को आने में 3-4 मिनट भी देरी हो जाती तो वे निश्चित ही वहां जाकर पिताजी को देखते अगर उस बस सुनो और उन्हें पहचान लेते। राज्य परिवहन की वह बस हमेशा आधा पौने घंटा लेट रहा करती थी, लेकिन उस दिन संयोग से वह बिल्कुल सही समय पर आ रही थी। सतनाम सिंह का कहना है कि वह भीड़ नेशनल रेस्टोरेंट के सामने से तब हटी जब लोग तितर बितर हुए। जब बड़ी देर तक पिताजी जमीन से उठे ही नहीं, ईंट का एक बड़ा से ढेला उनकी कनपट्टी पर आकर लगा था। उनके मुंह से खून आना शुरू हो गया था। सिर में भी चोटें थी। सतनाम ने बताया कि जब पिताजी बहुत देर तक नहीं हिले डुले तो लड़कों के झुंड ने किसी ने कहा, लगता है कि यह मर गया। जब भी छटने के 10-15 बाद पिताजी नहीं हिल डुले तो सतनाम सिंह ने सत्ते से कहा कि उनके मुंह में पानी के छींटे मार के देखे कि वह सिर्फ बेहोश है या हो सकता है कि उठ जाए। लेकिन सत्ते पुलिस की वजह से डर रहा था। बाद में सतनाम सिंह ने खुद ही एक बाल्टी पानी उसके ऊपर डाला था। दूर से पानी डालने के कारण जमीन की मिट्टी गीली होकर पिताजी के शरीर से लिथर गई थी। सरदार सतनाम सिंह और सत्ते दोनों का कहना था कि लगभग 5 बजे तक पिताजी उसी जगह पड़े हुए थे जब तक कि पुलिस नहीं आई थी। फिर सतनाम सिंह ने सोचा कि कहीं उसे पंचनामा और गवाही वगैरह में न फंसना पड़ जाए, इसलिए उसने ढाबा बंद कर दिया और डिलाइट टॉकीज में आन मिलो सजना फिल्म देखने चला गया। वहाँ फिल्म लगा था आन मिलो सजना, है ना, वो फंसे नहीं तो बंद करके फिल्म देखने चला गया। उस समय लगभग 6 बजे थे जब सिविल लाइन की सड़क की पटरियों पर, सुनो एक कतार में बनी मोचियों की दुकानों में से एक मोची, कौन हल्ला कर रहा है? उस समय लगभग 6 बजे थे जब सिविल लाइंस की एक सड़क की पटरियों पर एक कतार में बनी मोचियों की दुकानों में से एक मोची गणेशवा की गुमटी में पिताजी ने अपना सिर घुसेरा। उस समय तक उनके शरीर पर चड्डी भी नहीं रह गई थी। वे घुटनों के बल किसी चौपाया तक रेंग रहे थे। वे शरीर पर कालिक और कीचड़ लगी हुई थी और जगह जगह चोटें थी। गणेशवा हमारे गांव के तालाब के पार वाले टोले का मोची है। उसने बताया कि मैं बहुत डर गया था और मास्टर साहब को पहचान ही नहीं पाया। उनका चेहरा डरावना हो गया था और चिन्हाई भी नहीं आ रहा था। मैं डर कर गुमटी के बाहर आया और शोर मचाने लगा। दूसरे मोचियों के अलावा वहाँ कुछ और लोग भी इकट्ठा हो गए थे। लोगों ने जब गणेशवा की गुमटी के भीतर झाँका तो गुमटी के अंदर उसके सबसे अंधेरे कोने में टूटे फूटे जूते, चमड़ों के टुकड़ों, रबर और चित्रों के बीच पिताजी दुबके हुए थे। उनकी सांसें थोड़ी बहुत चल रही थी। उन्हें वहां से खींचकर बाहर पटरी पर निकाला गया। तभी गणेशवा ने उन्हें पहचान लिया। गणेशवा का कहना था कि उसने पिताजी को कान में कुछ आवाज़ें भी लगाई, लेकिन वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। बहुत देर बाद उन्होंने राम स्वारथ प्रसाद और बकेली जैसा कुछ कहा था, फिर चुप हो गए थे। पिताजी की मृत्यु 6:15 बजे के आसपास हुई थी। तारीख 17 मई 1972। 24 घंटे पहले लगभग इसी वक्त उन्होंने जंगल में तिरछी ने काटा था। 24 घंटे पहले क्या पिताजी इन घटनाओं और इस मृत्यु का अनुमान कर सकते थे? पिताजी का शव पुलिस ने शहर के मुर्दा घर में रखवा दिया था। पोस्टमार्टम में पता चला कि उनकी हड्डियों में कई जगह फ्रैक्चर था। दाईं आंख पूरी तरह फूट चुकी थी। कॉलर बोन टूटा हुआ था। उनकी मृत्यु मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव के कारण हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार उनका आमाशय खाली था, पेट में कुछ नहीं था। इसका मतलब यही हुआ कि धतूरे के बीजों का काढ़ा उल्टियों द्वारा पहले ही निकल चुका था। हालांकि थानू कहता था कि अब तो यह तय हो गया है कि तिरिश के जहर से कोई नहीं बच सकता। ठीक 24 घंटे बाद उसने अपना करिश्मा दिखाया और पिताजी की मृत्यु हुई। पंडित राम अवतार भी यही कहते हैं, हो सकता है कि मैं
हो सकता है कि पंडित राम अवतार इसलिए ऐसा कहते हो कि वे खुद विश्वास दिलाना चाहते हैं हो कि धतूरे के काढ़े का पिताजी की मृत्यु से कोई संबंध नहीं था। मैं सोचता हूँ, अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता हूँ, शायद अंत में जब गणेशवा ने अपनी गुमटी के बाहर पिताजी के कान में आवाज़ दी होगी तो पिताजी सपने से जाग गए होंगे। उन्होंने मुझे, माँ को और छोटी बहन को देखा होगा, फिर वे दातुन लेकर नदी की तरफ चल गए होंगे। नदी के ठंडे पानी से उन्होंने अपना चेहरा धोया होगा, कुल्ला किया होगा और इस लंबे दुख स्वप्न को भूल गए होंगे। उन्होंने अदालत में जाने के बाद सोचा होगा हम लोगों के मकान की चिंता ने उन्हें परेशान किया होगा। लेकिन मैं अपने सपने के बारे में बताना चाहता हूँ जो मुझे अक्सर आता है। वह यूँ है कि मैं खेतों के मेड़ गाँव की पगडंडी से होता हुआ जंगल में पहुँच गया हूँ। मैं रक्षा नाला कीकर को पेड़ को देखता हूँ। वह भूरी चट्टान वह उसी जगह जो सारी बारिश नाले के पानी में डूबी रहती है। मैं देखता हूँ कि तिरिच की लाश उसके ऊपर पड़ी हुई है। मुझे एक बेतहाशा खुशी अपने घेरे में ले लेती है। आखिर वह मारा गया। मैं पत्थर लेकर तिरिच को कुचलने लगता हूँ, ज़ोर ज़ोर से उसे मारता हूँ। मेरे पास थानू मिट्टी का तेल और माचिस लेकर खड़ा है। तभी अचानक मैं पाता हूँ कि मैं उस चट्टान पर नहीं हूँ। थानू भी वहाँ नहीं है, कोई जंगल नहीं है, बल्कि दरअसल मैं शहर में हूँ। मेरे कपड़े बहुत मैले, फटे और चित्रों जैसे हो गए हैं। मेरे गालों की हड्डियाँ निकली हुई है, बाल बिखरे हैं। मुझे प्यास लगी है और मैं बोलने की कोशिश करता हूँ, शायद मैं बकेली अपने घर जाने का रास्ता पूछता हूँ। और तभी अचानक चारों ओर शोर उठता है, घंटियाँ बजने लगती है, हजारों हजारों घंटियाँ, और मैं भागता हूँ। मेरा पूरा शरीर बेदम होने लगता है, फेफड़े फूल जाते हैं। मैं पास पास कदम रखकर अचानक लंबी लंबी छलांगे लगाता हूँ, उड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भीड़ लगता है मेरे पास पहुँचने वाली होती है। एक अजीब सी गर्म और भारी हवा मुझे शून्य कर देती है। अपनी हत्या की सांसें मुझे छूने लगती है और आखिरकार वह पल आ जाता है जब मेरे जीवन का अंत होने वाला होता है। मैं रोता हूँ, भागने की कोशिश करता हूँ, मेरा पूरा शरीर नींद में पसीने में डूब जाता है। मैं ज़ोर ज़ोर से बोलकर जागने की कोशिश करता हूँ। मैं विश्वास करना चाहता हूँ कि यह सब सपना है और तभी आँख खुलते ही सब ठीक हो जाएगा। मैं सपने के भीतर अपनी आँखें फाड़ कर देखता हूँ दूर तक, लेकिन वह पल आखिर आ ही जाता है। माँ बाहर से मुझे देखती है, मेरा माथा सहलाकर वह मुझे रजाई से ढाँप देती है और मैं वहाँ अकेला छोड़ दिया जाता हूँ। अपनी मृत्यु से बचने की कोशिश में जूझता, बेदम होता, रोता, चीखता और भागता। माँ कहती है मुझे अभी भी नींद में बड़बड़ाने और चीखने की आदत है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ और यह सवाल मुझे हमेशा परेशान करता है, मुझे आखिरकार अब तिरिच का सपना क्यों नहीं आता। ठीक है बुआ, एक ड्रीम था जो लेखक अपने सपने में अपने पिता की मृत्यु तक देख लेते हैं और बाद में पता चलता है कि वैसी हालत इनके साथ होती है और कोई ऐसी होता नहीं है, शहर के बारे में सोचते हैं। ठीक है, यही था एक तिरिच चैप्टर जो कंप्लीट हुआ।